कक्षा 10 हिंदी स्पर्श गद्य खंड ततारा वामीरो कथा। लेखक लीलाधर मंडलोई। पाठ प्रवेश। जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होती है उतने ही अधिक किस्से कहानियां उससे जुड़े होते हैं जो हमें सदियों बाद भी सुनने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो घटनाएं उसी तरह घटित हुई हों जिस तरह वो हमें सुनाई जा रही हैं। लेखक इतना ज़रूर होता है कि इन किस्सों और कहानियों में कोई न कोई सीख ज़रूर छुपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई तरह के किस्से कहानियां मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक प्रेमी जोड़े को आत्मबलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। प्यार सबको एक साथ लाता है और नफरत सबके बीच दूरियां बढ़ाती है, इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यही वह कारण है जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। पाठ का सार। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे तब वहां एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम ततारा था। निकोबार के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि ततारा एक भला और नेक व्यक्ति था जो सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो उसकी सहायता के लिए वह दौड़ा चला आता था। ततारा सदैव अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि वह तलवार लकड़ी की होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्तियों से युक्त थी। ततारा कभी भी अपनी उस तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राज था जिसको कोई नहीं जानता था। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहटें होती हैं वे भी अब धीरे धीरे शांत होती जा रही थीं। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर तैरते देख रहा था जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थीं। तभी कहीं से उसे मधुर स्वर लहरी सुनाई दी जो वहीं पास से ही आती हुई प्रतीत हो रही थी। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नज़र एक युवती पर पड़ी। उस युवती को ये पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता ही जा रहा था। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक अजनबी और सुंदर से युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और इस तरह के अनुचित या बेकार प्रश्न पूछने का क्या कारण है? लेकिन ततारा ने उसकी बातों पर मानो ध्यान ही नहीं दिया और बार बार अपना वही प्रश्न दोहराया। ततारा के द्वारा बार बार एक ही प्रश्न को दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं, अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव की लड़की से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामीरो। ये नाम सुनते ही ततारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो।
ततारा ने वामीरो से कहा कि कल वह इसी चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह अपना नाम ततारा बताता है और वामीरो को कल इसी जगह जरूर आने के लिए कहता है। लेकिन वामीरो अब कभी न आने की कहकर चली जाती है। वामीरो अपने घर पहुंच गई, लेकिन वो बेचैन थी। उसकी आंखों के सामने बार बार ततारा का चेहरा घूम रहा था। वामीरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर युवक था। परंतु वही ततारा आज जब वामीरो के सामने आया था तो वह बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वामीरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका प्रेम संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसलिए वामीरो ने ततारा को भूल जाना ही ठीक समझा। परंतु यह आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। दूसरे दिन ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था जहां उसने वामीरो को आने के लिए कहा था। वामीरो के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो रहा था कि अगर वामीरो नहीं आई तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन ये क्या, वास्तव में वामीरो ततारा से मिलने आ रही थी। जब वह उसके पास आई तो दोनों एक दूसरे के सामने बिना कुछ बोले खड़े रहे। कुछ पलों के बाद बिना कुछ बोले वामीरो वापस चली गई। ततारा और वामीरो अब हर रोज उसी जगह मिलने लगे। लपाती गांव के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर हवा की तरह हर तरफ फैल गई। वामीरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का प्रेम संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था। कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हटे कट्टे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थीं। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थीं। जब ततारा ने वामीरो को देखा तो उसकी आंखें नम थीं और उसके होंठ डर के कारण कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामीरो फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामीरो को रोता देखकर भावुक हो गया। वामीरो के रोने की आवाज़ सुनकर वामीरो की माँ वहां आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लगे। लोगों की बातों को सुनकर अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उस दिव्य तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाल ली। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा और धरती के अंतिम छोर तक खींचता ही गया। जो लकीर ततारा ने खींची थी उसी की सीध में धरती फटती चली जा रही थी। ततारा द्वीप के एक ओर था और वामीरो दूसरी ओर। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जान सका। इधर वामीरो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस ततारा को ही खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहां वो ततारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। परिवार से वह बिल्कुल अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब वामीरो का भी कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहाँ गई। आज न तो ततारा है और न वामीरो, परंतु फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें से दूसरा टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है।
निकोबार वासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध होने लगे। ततारा वामीरो की जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। व्याख्या समाप्त। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।